जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं और लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम राष्ट्रपति, और हमने पढ़ा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। हमने देखा राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इस तरीके से 60 देखा। 60 के बाद आता है अनुच्छेद 61, और 61 को हमने जब 56 पढ़ा था तो उस समय पढ़ा था राष्ट्रपति का महाभियोग। तो कौन सा? अनुच्छेद 61। महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। देखो, हमने अनुच्छेद 56 पढ़ा था कि अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर, संविधान का अतिक्रमण केवल एक ही आधार है, यदि वो संविधान का क्या करता है? अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, तो इस आधार पर उसको हटा सकते हैं। तो ये कहाँ लिख रहा है? 56 में लिख रहा है कि संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 61 में। अब संविधान का उल्लंघन का जो आधार है उसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया कि संविधान का उल्लंघन क्या माना जाएगा, उसका अतिक्रमण क्या माना जाएगा, तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और अपने 61 में देखा कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, हमने देखा कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में प्रयोग शुरुआत की जा सकती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और दूसरी बात, जो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है। केवल किसके लिए किया गया है? राष्ट्रपति के लिए किया गया है। हमने कहा कि महाभियोग की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। जिस सदन में इसकी शुरुआत की जा रही है उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्य लिखित में हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देंगे? सूचना देंगे। उस सूचना देने के बाद उसी सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद ये प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करवाएगा। क्या करवाएगा? जांच कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत। दूसरा सदन जब इसकी जांच करवाएगा तो उस जांच के दौरान, अन्वेषण के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर अपना क्या रख सकता है? पक्ष रख सकता है कि भाई मैंने जो आप आरोप लगा रहे हो वो सही नहीं है, गलत है। अपना क्या रख सकता है? पक्ष रख सकता है। इस तरीके से यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उसी दिन उसी समय से राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और इस दौरान राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए वो अवैध नहीं माने जाएंगे। वो कार्य कैसे रहेंगे? वैलिड रहेंगे, वैध रहेंगे। इस तरीके से हमने देखा महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और क्यों है? क्योंकि इसका जो न्याय है वो कहाँ होना चाहिए? न्याय तो न्यायपालिका में होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होता है, परंतु इसकी जो जांच हो रही है, न्याय हो रहा है, वो संसद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? संसद न्याय कर रही है, जबकि न्याय करने का कार्य किसका है? न्यायालय का है। इसलिए इसे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। इसके बाद अनुच्छेद है 62। 61 तो पहले पढ़ लिया था। 62 में है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय, यानी यदि राष्ट्रपति कि आकस्मिक पद खाली हो जाए, आकस्मिक रिक्ति का मतलब है उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे या उसे 61 के तहत उसे पद से हटा दे, ये होती है आकस्मिक रिक्ति। तो इस दौरान उसको भरने का समय, तो संविधान के अनुच्छेद 62 में लिख रहा है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे और अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। तो यथाशीघ्र और अधिकतम कितने? 6 माह। 6 माह से अधिक चुनाव को नहीं टाल सकते। 6 माह के भीतर चुनाव होने, इलेक्शन होने चाहिए। तो 62 में क्या है? राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति को रिक्ति को भरने का समय,
रिक्ति को भरने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने का समय, और रिक्ति के दौरान निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। यानी जैसे आकस्मिक रिक्ति हो गई तो आकस्मिक रिक्ति के बाद जो चुनाव होंगे तो जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा वो अनुच्छेद 56 के तहत 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा, शेष कार्यकारिणी 5 वर्ष के लिए। और समय, और इस दौरान निर्वाचित नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखो राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति, अब आकस्मिक रिक्ति क्या मानी जाएगी, तो आकस्मिक रिक्ति का मतलब है उसकी क्या, देखो सब अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति की यदि कार्यकाल के कारण क्या हो रही है, पद खाली हो रहा है। नंबर इसमें यदि कार्यकाल के कारण हो रहा है, टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, तो देखो साहब कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या करवा लिए जाएंगे, पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। नंबर 1, कार्यकाल के कारण यदि उसकी रिक्ति हो रही है तो उससे पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। नंबर 1, पहले ही क्या करवा लिए जाएंगे, चुनाव करवा लिए जाएंगे, पहले ही चुनाव करवाए जाएंगे। यानी जैसे मान के चलो राष्ट्रपति का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है, 20 जन जो मान के चलो अभी रामनाथ कोविंद ने, यदि इनका कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो 20 जनवरी 2021 से पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। दूसरा, यदि उसकी मृत्यु या वो स्वयं क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, या उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटा दें, तो 6 माह के भीतर, कितने माह के, 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। कितने माह के, 6 माह के दौरान चुनाव कराने होंगे। और इसके बाद जो चुनाव होंगे यानी निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो कितने समय के लिए बनेगा, वो साहब पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बनेगा। जैसे हमारे यहाँ कोई विधानसभा सीट रिक्त हो जाती है, किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, तो जो पुनः चुनाव होते हैं वो जैसे 1 साल रह गया तो 1 साल के लिए होते हैं, परंतु राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। यदि चुनाव होते हैं तो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुनाव किए जाते हैं। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद 62 होता है कंप्लीट। और अगर बात करें कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, तो अनुच्छेद 71 कहता है कि इसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 71, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की लिख रही है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या किसी से भी संबंधित, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, और किसी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। केवल कहाँ किया जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ये है अनुच्छेद 71। क्या है साहब, 71। इस तरीके से राष्ट्रपति के संविधान के प्रावधान क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां। अब हमारा हेडिंग शुरू होता है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखो साहब, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति की शक्तियों को नंबर 1 जो हम नाम देंगे वो देंगे सामान्य शक्तियाँ। क्या देंगे साहब? सामान्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ, सामान्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ। नंबर 2, विशेष शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट लेते हैं, सामान्य शक्तियाँ और विशेष शक्तियाँ। अब सामान्य शक्तियों को भी अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ। नंबर ए। नंबर बी विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। और नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। और नंबर 4 न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। और नंबर 5 विवेकाधीन शक्तियाँ, विवेकीय शक्तियाँ, विवेकीय शक्तियाँ। जो विशेष शक्तियाँ हैं उन्हें हम दूसरा नाम दे सकते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। यानी जो विशेष शक्तियाँ हैं उन्हें हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? आपातकालीन शक्तियाँ। इन जो विशेष शक्तियाँ हैं इन्हें हम नाम दे सकते हैं आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। क्या नाम दे सकते हैं? आपातकालीन शक्तियाँ। देखो साहब, हमने राष्ट्रपति को 2 शक्तियों में बांटा, सामान्य शक्तियाँ और विशेष शक्तियाँ। अब देखते हैं जो विशेष शक्तियाँ हैं उसको बांटते हैं। तो देखो, विशेष शक्तियों को या आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 अनुच्छेद 352। नंबर 2 अनुच्छेद 356 और नंबर 3 अनुच्छेद 360। इस तरीके से इसको बांटते हैं। 352 में है, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। बात करें 356 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 में है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल, यानी जो राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां हैं या आपातकालीन शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, नंबर 2 अनुच्छेद 356 जिसमें राज्यों में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल और जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं उसको भी बांट लेते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को भी बांट लेते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। और नंबर 2 राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां या इन्हें कहते हैं कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां। और नंबर 3 सैनिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां। इस तरीके से हम राष्ट्रपति की शक्तियों को बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। देखो साहब, हमने जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं इस तरीके से संविधान में नहीं दे रखी। अभी संविधान में कैसे दे रखी है वो पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। अभी एक चार्ट के द्वारा समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट लेते हैं, सामान्य शक्तियां और विशेष शक्तियां या आपातकालीन शक्तियां। देखो सामान्य शक्तियां क्या होती हैं? सामान्य शक्तियां वो होती हैं जो राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में करता है, डेली रूटीन में करता है या सामान्य परिस्थितियों में करता है। विशेष शक्तियां वो होती हैं कि विशेष अवसरों पर करता है, विशेष परिस्थितियों में करता है। सामान्य तो डेली रूटीन में करता है, सामान्य परिस्थितियों में करता रहता है। विशेष मतलब विशेष परिस्थितियों में कौन सी विशेष परिस्थितियां? जब देश में क्या लग रहा हो? राष्ट्र आपातकाल लग रहा हो। और आपातकाल 3 प्रकार का है, उसे देखेंगे। जैसे सामान्य शक्तियां, जैसे अभी सामान्य शक्तियां होती हैं घरों में कि माता जी हैं वो घर का कार्य करेंगी, खाना वगैरह बनाएंगे। पिताजी हैं घर से बाहर का बिजनेस धंधा पैसे कमाने का कार्य करती हैं। परंतु ये माता जी की सामान्य शक्तियां क्या हुई? पिताजी की सामान्य शक्तियां हुई कि घर से बाहर काम करना, माताजी की सामान्य शक्तियां हुई कि घर पे काम करना। परंतु जब माताजी बीमार हो जाए तो विशेष परिस्थितियां बन गई, तो पिताजी भी क्या कर देते हैं? घर पे खाना वगैरह बनवा देते हैं, हेल्प कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हेल्प। तो ये कौन सी परिस्थितियां हुई? पिताजी के लिए विशेष शक्तियां हुई। और माताजी भी पिताजी के बाहरी कार्यों में जब हेल्प कर देती हैं तो माताजी की क्या हुई? विशेष शक्तियां। तो राष्ट्रपति जिन सामान्य परिस्थितियों में डेली रूटीन में करता रहता है वो सामान्य शक्तियां हुई। विशेष परिस्थितियां विशेष अवसरों पर या विशेष परिस्थिति क्या है? आपातकाल लागू हो और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपातकाल लग रहा हो, उस समय राष्ट्रपति इन शक्तियों का भी निर्वहन करता है, विशेष परिस्थितियों में करता है। और विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं? आपातकाल के टाइम पर। ये कहलाती हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब जो सामान्य शक्तियां हैं, देखो मैंने आपको जो क्लास में बताया था कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कितने अंग हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये इसलिए बताए क्योंकि वो हर जगह काम आएंगे। अब शुरुआत हो चुकी है उनकी और हर जगह काम आएंगे। मैं कह रहा हूं कार्यपालिका शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। मैंने बताया था कि कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनसे संबंधित महान्यायवादी, इनसे संबंधित राष्ट्रपति जो कार्य करेगा। शब्द से देखो कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इनसे संबंधित जो कार्य करेगा वो कैसी शक्तियां कहलाएंगी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। विधायी, अरे मैंने कहा था विधायिका या व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका का मतलब संसद। राष्ट्रपति संसद से संबंधित जो कार्य करेगा
किससे संबंधित? संसद से संबंधित जो कार्य करेगा वो राष्ट्रपति की कैसी शक्ति कहलाएंगी साहब? विधायी शक्ति कहलाएंगी, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति कहलाएंगी। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति धन से संबंधित जो भी कार्य करेगा, अभी देखें क्या क्या कार्य धन से संबंध राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाएंगी साहब? वित्तीय शक्तियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वित्तीय शक्तियां कहलाएंगी राष्ट्रपति की। जो किससे संबंधित कार्य करेगा? राष्ट्रपति धन से संबंधित कार्य करेगा वो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। न्याय के संबंधी, अरे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, बहुत सारे कार्य करता है, क्षमा भी करता है अनुच्छेद 72 के तहत, तो वो राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां कहलाएंगी? न्याय से संबंधित जो कार्य करेगा वो न्यायिक शक्तियां कहलाएंगी। लास्ट नंबर है विवेकीय शक्तियां या स्वविवेकीय शक्तियां। देखो, संविधान में राष्ट्रपति को स्वयं विवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी संविधान में राष्ट्रपति को विवेकीय शक्तियां, यानी अनुच्छेद 74 तो ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा, स्वयं विवेक से कुछ कार्य नहीं करेगा, परंतु राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में, किसमें? विशेष परिस्थितियों में विवेकीय शक्ति प्राप्त होती है। यानी विशेष परिस्थितियां ऐसी आएंगी कुछ कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह के भी कुछ निर्णय अपने विवेक से, अपनी इच्छा से, स्वयं विवेक से ले सकता है। वो शक्तियां कौन सी कहलाई? विवेकीय शक्तियां कहलाई। क्या कहलाई? विवेकीय शक्तियां कहलाई। ये होती हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति को संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियां नहीं प्राप्त हैं, परंतु राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा उन कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को तो संविधान में स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु राष्ट्रपति को नहीं। इसका मतलब अगर संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए, संविधान के आधार पर देखा जाए, तो राष्ट्रपति से राज्यपाल मजबूत है। कौन मजबूत है? राष्ट्रपति से राज्यपाल का पद है वो मजबूत है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से राज्यपाल का पद क्या है? कमजोर है। राज्यपाल का पद कमजोर कैसे राजनीतिक दृष्टि से? इसलिए कमजोर है क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति जब चाहे जब उसे पद से हटा सकता है, त्यागपत्र मांग सकता है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से राज्यपाल कमजोर है। संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है, अधिक मजबूत है। इस तरीके से हमने देखा। अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को भी हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को भी अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे पहली है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। क्या? राष्ट्रपति कुछ पदों को क्या करता है? नियुक्त करता है। जैसे प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल, अभी इनको सबको पढ़ेंगे, सबका अनुच्छेद पढ़ेंगे। इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। इसलिए राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी शक्ति है। राजनीतिक शक्तियां, सारे जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक शक्तियां। कुछ सैनिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, प्रमुख होता है, इसलिए उसे कुछ सैनिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने दो भागों में बांटा और फिर उसको अलग अलग भागों में इस तरीके से देखा। आप इस चार्ट के माध्यम से याद रख सकते हो, बहुत ईजी है। राष्ट्रपति की शक्तियों को पहले दो भागों में बांटो, सामान्य और विशेष। सामान्य का मतलब सामान्य परिस्थितियों में और विशेष का मतलब आपातकाल के टाइम। सामान्य में भी अरे राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित कार्य करता है, विधायिका से संबंधित कार्य करता है, तो कार्यपालिका विधायी शक्ति हो गई। धन से संबंधित तो वित्तीय शक्ति हो गई। स्व विवेक से करता है तो स्वविवेकी शक्ति हो गई, और कुछ न्याय करता है तो न्यायिक शक्ति हो गई। और कार्यपालिका को भी हमने तीन भागों में बांटा, नियुक्ति संबंधी, राजनीतिक और सैनिक शक्तियां। इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियां ये हैं और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे।
तो हम पढ़ेंगे नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कौन सी पढ़ेंगे? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। देखो साहब, नंबर 1 है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। जैसे मेंस वगैरह में आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ लिखने के लिए आता है, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, विद्यार्थी गलती क्या करता है, वो कहता है राष्ट्रपति को निम्न कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं, और वो लिख देता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर पॉइंटों में लिख देता है। परंतु देखो, जो चेक करने वाला होगा वो आपकी पहली लाइन से पता लगा लेगा कि भाई इसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो पहली लाइन ऐसी लिखो कि वो प्रभावित हो जाए। क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए। तो पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ये है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का स्पष्टतः संविधान में उल्लेख नहीं है। ऐसे नहीं कि ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का संविधान में स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु अलग अलग जगह इसका अलग अलग उल्लेख है। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। परंतु जैसे बात करें विधायी, तो विधायी तो अनुच्छेद 123 में एक अलग से अध्याय है। अलग से क्या है? अध्याय है। उस अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दे रखी है, तो विधायी शक्तियों का तो उल्लेख किया गया है, परंतु कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। देखो साहब, नंबर 1, संविधान में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी कार्यपालिका शक्तियों का स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब बात करें, देखो अनुच्छेद हमने 53 पढ़ा था। वो अनुच्छेद कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख भी माना जाता है। राष्ट्रीय अनुच्छेद में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है। यानी पहले लिखा कि स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, फिर देख रहे हैं अनुच्छेद 53 में कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें होंगी? निहित होंगी। और राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका का प्रमुख होगा। परंतु हमने 74 देखा, 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। ये तो कौन है? 53। अब हमारा एक अनुच्छेद है 73। क्या है? 73, अनुच्छेद 73। ये कहता है कि
जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, विस्तार है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शक्ति का विस्तार यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, इसमें लिख रहा है कि जहां तक संसद कानून बना सकती है, यानी जिन विषयों पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, वहां तक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होंगी। तो विस्तार का मतलब कहां तक है, जहां तक संसद कानून का निर्माण कर सकती है वहां तक विस्तार होगा, वहां तक क्या होगा, विस्तार होगा। तो अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और विस्तार कहां तक होगा, जहां तक संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। जहां तक संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी वहां तक राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त होंगी। ये अनुच्छेद कहता है 73। कौन सा कहता है, 73। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होंगी, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख माना जाता है, नाम मात्र का माना जाता है। कैसा माना जाता है, नाम मात्र का। 73 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, तो विस्तार होगा जहां तक संसद कानून बना सकती है। इसके बाद एक अनुच्छेद है 74। कौन सा है, 77। तो 77 कहता है कि राष्ट्रपति सरकार चलाने के लिए क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। और जो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जाएगा, मंत्रियों को विभागों का क्या किया जाएगा, बंटवारा, उसके लिए नियम बना सकता है। विभागों के बंटवारे के नियम बना सकता है, बंटवारे के नियम बना सकता है। तो यानी सरकार के लिए, संचालन के लिए क्या बना सकता है, 77 के तहत, अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति सरकार संचालित करने के लिए नियम बना सकता है। किस तरीके से क्या क्या रूल होंगे, सरकार कैसे चलाई जाएगी, किस तरीके से नियम होंगे, और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए राष्ट्रपति क्या बनाता है, नियम बनाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को संविधान में कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का अलग अलग जगह क्या रख रखा है, उल्लेख कर रखा है। क्या कर रखा है, उल्लेख। इस तरीके से राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधियां का अगर बात करें तो संविधान में क्या नहीं है, स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया है। परंतु 53 में कहते हैं कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होंगी, राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी। इस तरीके से हम इनको देखा। अब देखते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में क्या देखेंगे, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो अब देखेंगे साहब, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो देखो राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है उसको देखते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, तो देखो हम इसमें देखें नियुक्ति संबंधी शक्तियों में नंबर 1 अनुच्छेद 75 और 75(1) है। क्या है, 75(1). ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पर
किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्रियों की। देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, इसके लिए वो स्वतंत्र है। अब विशेष परिस्थितियां होंगी उसमें बताएंगे। तो राष्ट्रपति तो नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की तो राष्ट्रपति करता है, परंतु राष्ट्रपति मंत्री उन्हीं को बनाएगा जिनकी सिफारिश कौन करता हो? प्रधानमंत्री। यानी जिनकी लिस्ट प्रधानमंत्री भेजता है उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या बनाता है? राष्ट्रपति मंत्री बनाता है। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो अब कई लोग हैं सर निर्वाचित होता है क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। अरे नहीं, वो भले ही लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, परंतु उसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की, निर्वाचित नहीं किया जाता, मनोनीत नहीं किया जाता। अंतर बताएंगे, निर्वाचित क्या होता है, मनोनीत क्या होता है, नियुक्त क्या होता है। अब यहीं देख लेते हैं, बताएंगे कब। तो देखो, एक तो होता है साहब निर्वाचित, क्या होता है? निर्वाचित। एक होता है मनोनीत और एक होता है नियुक्त। अब निर्वाचित को तो आप सभी जानते हैं, जो वोट के द्वारा क्या किया जाए, जिसका चुनाव किया जाए, किसके द्वारा? वोट के द्वारा, वो होता है साहब निर्वाचित। मनोनीत क्या होता है? देखो, मनोनीत का मतलब है कि जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। तो अब ऐसा तो नहीं कोई सड़क पे चल रहा है उसको भी मनोनीत कर दें। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं, राज्यसभा में जो कला साहित्य का अनुभव रखने वाले उनको कर सकते, हर व्यक्ति को नहीं कर सकते। तो मनोनीत का मतलब होता है व्यक्ति विशेष। क्या होता है? व्यक्ति विशेष को किया जाता है मनोनीत, व्यक्ति विशेष, हर व्यक्ति को नहीं कर सकते। राज्यसभा में यदि कर रहे हैं 12 सदस्यों को, तो उन्हें कला साहित्य विज्ञान का क्या होना चाहिए? विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा का अनुभव होना चाहिए। तो मनोनीत का मतलब होता है व्यक्ति विशेष को किया जाता है या व्यक्ति विशेष। नियुक्त का मतलब होता है पद विशेष। अगर प्रधानमंत्री क्या एक पद विशेष है, व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उस पद के कारण सम्मान दिया जा रहा है, तो ये होता है नियुक्त। क्या होता है? नियुक्त। तो प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, ना तो निर्वाचित किया जाता ना मनोनीत। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है साहब? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की। और पीएम के कहने पर और प्रधानमंत्री पीएम के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो हम देख रहे हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री अपनी इच्छा से नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री कहेगा उसी व्यक्ति को वो मंत्री बना सकता है। और देखें, जब हम पढ़ेंगे जब मंत्रिपरिषद, तो जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहां पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नंबर दो अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति
महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना किसकी? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो सरकार का वकील होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और इसका जो कार्य है वो एक कार्य तो ये कि वो सरकार को कानूनी संबंधी सलाह दे, और दूसरे कार्य वो करेगा जो राष्ट्रपति उसे कार्य सौंपे, राष्ट्रपति उसे निर्देशित करे कि आप इन कार्यों को करो। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। और ध्यान रखना, कई जैसे इसके लिए लिख रहा है कि इसको वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण तो कौन करती है? संसद करती है। परंतु महान्यायवादी को कितना वेतन मिले, कितना नहीं मिले, कितना वेतन भत्ते मिले, इसका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद अगर बात करें हम अगली, तो अनुच्छेद 148 ये कहता है कि जो हमारा सीएजी होता है, कौन होता है? सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो 148 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद अगर बात करें अगला अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो प्रशासक, राज्यपाल जैसा ही पद है, उनमें जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति 239 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अगला पॉइंट नंबर 5, अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। प्रशासकों की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 239 के तहत राष्ट्रपति प्रशासकों की नियुक्ति करता है। इस तरीके से हमारी जो शक्तियां चल रही हैं वो चल रही हैं कौन सी? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। कौन सी? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। और अब हो गया क्लास का टाइम, और बाकी की जो शेष चर्चा है वो करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, थैंक यू।